जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम टेक्स्ट बुक बी हाइव का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम द साउंड ऑफ म्यूज़िक है उसे एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एनसीईआरटी की बुक्स सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए नई नहीं है, वो इनसे फेमिलियर हैं क्योंकि वो इसे काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं। लेकिन एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये बुक अभी इंट्रोड्यूस हुई है। तो बी हाइव का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। अच्छी बात यह है कि इस बुक में आपको एक से बढ़कर एक मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और अच्छे मोरल वैल्यूज़ देने वाली स्टोरीज़ और चैप्टर्स मिलेंगे। तो चलिए हम बी हाइव का चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 2 पार्ट्स में है। पहला पार्ट एवलिन ग्लेनी के बारे में है। स्क्रीन पर आपको एवलिन ग्लेनी नज़र आ रही हैं। एवलिन ग्लेनी स्कॉटलैंड की एक परकशनिस्ट है। अब परकशनिस्ट का मतलब आप समझ लें म्यूजिशियन, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करती हैं। स्क्रीन पर आपको ड्रम और फिर जाइलोफोन ये नज़र आ रहे हैं। ये परकशन इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं, मतलब इनमें ताल के आधार पर इन्हें बजाया जाता है। तो ये परकशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो इनको प्ले करता है, जो इन्हें बजाता है, उसे परकशनिस्ट कहते हैं। तो एवलिन ग्लेनी एक मल्टी परकशनिस्ट है, मतलब इस प्रकार के कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करती हैं और वो स्कॉटलैंड की हैं। इंटरनेशनल लेवल पर वो कई सारे ऑर्केस्ट्रा, आप ऑर्केस्ट्रा जानते हैं, जहाँ म्यूजिशियंस का एक बैंड होता है और वो लोग परफॉर्म करते हैं, उनके साथ ये परफॉर्म करती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये डेफ हैं, मतलब पूरी तरह से बहरी हैं, इनको सुनाई नहीं देता। चैप्टर के पार्ट 1 का टाइटल भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग और साथ ही साथ कंफ्यूजिंग भी है। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, यानी एवलिन ग्लेनी आवाज़ को सुनती हैं, उसको बिना सुने हुए। इज़न्ट इट अमेजिंग कि कैसे कोई आवाज़ को सुने बिना उसे सुन सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और एवलिन ग्लेनी के बारे में और ज़्यादा जानते हैं। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. किसी ने एवलिन ग्लेनी के बारे में रिमार्क किया है, मतलब कमेंट किया है कि गॉड ने उनकी हियरिंग यानी सुनने की क्षमता ले ली हो, लेकिन उन्होंने, मतलब भगवान ने उन्हें वापस कुछ असाधारण यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी दे दिया है। What we hear, she feels. जो कि हम सुनते हैं वो महसूस करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हम में से किसी से भी ज़्यादा गहराई से, यानी जितना गहराई से हम सुनते हैं उससे अधिक गहराई से वो महसूस कर लेती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। और यही कारण है कि वो संगीत को इतनी खूबसूरती के साथ एक्सप्रेस यानी कि प्रकट कर लेती हैं। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. तो एक व्यक्ति जो कि एक फिजिकल डिसेबिलिटी, मतलब एक शारीरिक अक्षमता यानी शारीरिक विकलांगता के विरुद्ध लड़ा और उसने अपने जीवन को एक सफलता की कहानी बना दिया। उस व्यक्ति की आगे दी गई कहानी को पढ़िए। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. तो ये जो सीन है वो रेलवे प्लेटफॉर्म का है, यानी ट्रेन आने वाली है और उस रेलवे प्लेटफॉर्म का सीन है। और रश आवर क्राउड्स मतलब जो बहुत ज़्यादा, जब रश होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, तेज़ी से लोग इधर उधर जा रहे होते हैं, सब जल्दी में होते हैं, तो इस प्रकार की एक बहुत ही ह्यूज भीड़ है, बहुत बड़ी भीड़ है। और जॉसल मतलब होता है धक्का मुक्की करना। तो ये जो भीड़ है ये सब धक्का मुक्की कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ है। फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, तो ये जो ट्रेन प्लेटफॉर्म है ये अंडरग्राउंड है और उधर पर लोग अपनी पोजीशन यानी जगह प्राप्त करने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर दैन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. A slight girl मतलब एक दुबली पतली सी थिन सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 years मतलब जो कि 17 साल से कम की लग रही है,
वॉज नर्वस येट एक्साइटेड। वो नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी थी। नर्वस आप जानते हैं, जब आप कॉन्फिडेंस की कमी फील करते हैं, आप में विश्वास की कमी होती है। और एक्साइटेड साथ ही साथ उत्साहित और उत्तेजित, यानी कि कुछ अच्छा होने वाला है जिसके प्रति वो उत्साहित भी है। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस, जबकि वो वाइब्रेशंस फील कर रही है, उन कंपनों को महसूस कर रही है। ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, अप्रोचिंग मतलब नज़दीक आती हुई, ट्रेन मतलब रेलगाड़ी। तो जो रेलगाड़ी नज़दीक आ रही है उसकी जो कंपन हो रहे हैं उनको उसने महसूस किया और वो उस समय नर्वस और एक्साइटेड दोनों ही तरह से फील कर रही है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो लड़की है जो कि छोटी सी दुबली पतली सी है वो है एवेलिन ग्लेनी, और ये स्कॉटलैंड से लंदन पहली बार जा रही है और ये म्यूज़िक सीखने के लिए लंदन जा रही है। लेकिन स्कॉटलैंड की जो लाइफ है वो काफ़ी सिंपल सी है, साधारण सी है। वहाँ बहुत ज़्यादा शहरी माहौल नहीं है, वैसी लाइफस्टाइल नहीं है, जबकि लंदन की लाइफ बहुत ही फास्ट है। तो एवेलिन इसलिए नर्वस है लेकिन साथ ही साथ हैप्पी और एक्साइटेड भी है, क्योंकि जो वो करना चाहती थी लाइफ में वो उसे करने का मौका मिल रहा है और उसे लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में एडमिशन मिला है, वहाँ वो म्यूज़िक सीखेगी। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. लंदन की जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक है काफ़ी प्रेस्टिजियस है, यानी काफ़ी प्रतिष्ठित और वेल नोन है, जानी मानी है। तो वहाँ पर एवलिन का ये पहला दिन था और किसी भी टीनेजर के लिए जो कि फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, जो कि स्कॉटलैंड के एक फार्म से, मतलब जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि स्कॉटलैंड जो है वो काफ़ी सिंपल लाइफस्टाइल वाला देश है और वहाँ ये यूरोप में है और वहाँ पर लंदन जितनी फास्ट लाइफस्टाइल और अर्बन लाइफस्टाइल नहीं है। तो फ्रेशली अभी अभी एवलिन जो कि एक टीनेजर है और एक स्कॉटिश फार्म से निकलकर आई है, तो उसके लिए लंदन जाना और लंदन की इतनी प्रेस्टिजियस जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर सीखना म्यूज़िक को थोड़ा सा डॉन्टिंग है, यानी कि थोड़ा सा चिंतित करने वाला, थोड़ा सा नर्वस करने वाला, यानी थोड़ा सा डिस्करेज करने वाला है, क्योंकि अभी उस लाइफस्टाइल से एवलिन फेमिलियर नहीं है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। लेकिन ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन है, यानी कि एवलिन, एस्पायरिंग म्यूजिशियन मतलब जो कि एस्पायर कर रही है, मतलब बनना चाहती है म्यूजिशियन। तो ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन है इसने इससे भी बड़ी चुनौती, इससे भी बड़ा चैलेंज फेस किया है। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, यानी प्रोफाउंडली डेफ मतलब एब्सोल्यूटली डेफ, कंप्लीटली डेफ, क्योंकि वो पूरी तरह से बहरी है, वो सुन नहीं सकती। तो एक सिंपल लाइफस्टाइल वाली जगह से लंदन जैसी फास्ट और फैशनेबल लाइफस्टाइल में उधर जाना और उसको जीना, ये एवलिन के लिए एक चैलेंज है। लेकिन इससे बड़ा चैलेंज वो ऑलरेडी फेस कर चुकी है, जो कि है उसकी इनएबिलिटी टू हियर, यानी कि सुनने में वो सक्षम नहीं है। तो ये इससे बड़ी चुनौती थी जो कि वो ऑलरेडी फेस कर चुकी है। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी की जो सुनने की क्षमता थी उसने उस क्षमता को ग्रेजुअली खोया, यानी धीरे धीरे खोया, मतलब एकदम से वो बहरी नहीं हुई, बल्कि उसकी सुनने की क्षमता धीरे धीरे खोती रही, मतलब जाती रही। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. जो एवलिन की माँ है वो याद करती हैं कि उन्होंने कुछ गलत नोटिस किया था, उन्होंने कुछ ध्यान दिया कि कुछ गलत हो रहा है, जबकि 8 साल की एवलिन ने वो वेट कर रही थी पियानो को बजाने के लिए। तो उसी वक्त उसकी माँ ने महसूस किया कि कहीं कुछ गलत है। They called her name and she didn't move. उन्होंने उसका नाम पुकारा लेकिन वह नहीं हिली। तो ऐसा एवलिन की माँ याद करते हुए बता रही हैं कि किस प्रकार से एवलिन ने अपनी सुनने की क्षमता को धीरे धीरे खोया। I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie.
तो जो मदर हैं एवलिन की, उनकी माँ का नाम है इज़ाबेल ग्लेनी। तो वो याद करके बताती हैं कि जब वो 8 साल की थी और पियानो को प्ले करने के लिए इंतज़ार कर रही थी, तभी मुझे महसूस हुआ कि कहीं कुछ गलत है, क्योंकि उन्होंने उसका नाम पुकारा और वो हिली भी नहीं। मुझे अचानक से एहसास हुआ कि उसने सुना ही नहीं था। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. For quite a while मतलब कुछ समय के लिए एवेलिन ने मैनेज किया यानी कि संभाला टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस। ग्रोइंग डेफनेस मतलब बढ़ता हुआ बहरापन, और कंसील का मतलब छिपाना। तो अपने फ्रेंड्स से और अपने टीचर्स से कुछ समय तक के लिए तो एवेलिन ने अपने बढ़ते हुए बहरेपन को किसी तरह छुपा लिया। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. लेकिन जिस समय तक वो 11 साल की हुई, उसके जो मार्क्स थे यानी एग्ज़ाम्स में जो उसके परफॉर्मेंस थी, जो उसके मार्क्स उसको मिलते थे, वो डिटेरियरेट मतलब वो रिड्यूस होने लगे, बिगड़ने लगे, कम होने लगे। और जो हेड मिस्ट्रेस थी उसके स्कूल की, उन्होंने उसके पेरेंट्स को अर्ज किया मतलब उनसे रिक्वेस्ट की कि वो उसको किसी स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. तब यह पता लगाया गया या तब यह पता चला कि उसकी जो हियरिंग थी, जो उसकी सुनने की क्षमता थी एवेलिन की, वो सीवियरली मतलब सीरियसली, गंभीर रूप से वो इम्पेयर्ड हो गई थी यानी कि बिगड़ गई थी, खराब हो गई थी एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, जो कि रिजल्ट था, जो कि परिणाम था धीरे धीरे होने वाले नर्व डैमेज का। तो किसी कारण से एवेलिन की जो नर्व थी वो ब्रेन की वो डैमेज होने लगी थी धीरे धीरे, जिसके कारण उसकी सुनने की क्षमता बुरी तरह से प्रभावित होकर बिगड़ गई थी, ऐसा पता लगाया गया। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. तो उसके पेरेंट्स को, एवेलिन के पेरेंट्स को ये सलाह दी गई कि उसको हियरिंग एड्स यानी जो सुनने की मशीन होती है वो लगा दी जाए और उसको जो बहरे लोगों के लिए स्कूल्स होते हैं वहाँ पर किसी स्कूल में भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवेलिन। तो इस चीज़ को याद करते हुए एवेलिन कहती है कि अचानक से सब कुछ काला दिखने लगा। बट एवेलिन वॉज नॉट टू गिव अप। लेकिन एवेलिन हार मानने वाली नहीं थी, यानी कोशिश करना छोड़ देने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटर्मिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। वह डिटर्मिन्ड यानी कि संकल्पित थी, उसने ठान लिया था कि वह एक नॉर्मल लाइफ लीड करेगी, यानी वह एक सामान्य जीवन बिताएगी और जो म्यूज़िक में उसका इंटरेस्ट है, जो संगीत में उसकी रुचि है, वो उसको फॉलो करेगी यानी परस्यू करेगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने एक लड़की को xylophone आप जानते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, मैंने अब इसे कुछ स्क्रीन्स पहले आपको वीडियो में दिखाया था। तो उसने एक लड़की को xylophone प्ले करते हुए देखा और डिसाइड किया, निश्चय किया कि वह भी उसको बजाना चाहती थी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर। अधिकतर टीचर्स ने उसको हतोत्साहित किया, यानी उसको प्रोत्साहित करने की बजाय उसको ऐसा कहा कि वो नहीं कर सकती है। बट परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन जो एक परकशनिस्ट थे, यानी कि मैंने परकशनिस्ट का मतलब आपको पहले भी बताया है, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि कुछ खास म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको प्ले करते हैं, जैसे ड्रम, xylophone वगैरह। तो फेमस परकशनिस्ट थे जिनका नाम था रॉन फोर्ब्स। उन्होंने उसकी पोटेंशियल को, यानी कि उसकी क्षमताओं को, जो उसकी एवेलिन की संभावित क्षमताएं थीं जो रॉन फोर्ब्स को नज़र आई, उन्होंने उसको पहचान लिया।
He began by tuning two large drums to different notes. उन्होंने शुरू किया दो बड़े बड़े ड्रम्स को अलग अलग नोट्स यानी अलग अलग सुरों पर उन्होंने दो अलग अलग ड्रम्स को सेट किया. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. तो एवलिन बताती हैं कि उन्होंने रॉन फॉब्स ने उनको बोला, एवलिन को कहा कि अपने कानों के ज़रिए मत सुनो, बल्कि इसे सेंस करने की कोशिश करो किसी दूसरे तरीके से. सेंस करना मतलब समझना. जो सुर हैं, जो संगीत है, जो आवाज़ है, उसको किसी दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करो. एवलिन बताती हैं, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. अचानक मैंने एहसास किया कि मैं जो ऊंचे सुर वाले ड्रम था उसको मैं कमर के ऊपर वाले हिस्से से, जबकि जो नीचे सुर पर जो ड्रम सेट किया गया था उसको कमर के नीचे वाले हिस्से से महसूस कर पाई. यानी कि एवलिन को दो अलग अलग प्रकार के सुर अपने ही शरीर के दो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से महसूस होने लगे. और ऐसा उन्होंने अचानक से एहसास किया, क्योंकि रॉन फॉब्स भी उन्हें यही कहा करते थे कि किसी दूसरे तरीके से महसूस करने की कोशिश करो. और एवलिन ने इतना डीपली सेंस किया, इतना डीपली फील करने की कोशिश की उस आवाज़ को, उन सुरों को, कि उनको ये महसूस होने भी लगा. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. फोर्ब्स ने यही अभ्यास रिपीट किया, यानी बार बार उन्होंने एवलिन से इसी प्रकार की प्रैक्टिस करवाई. और जल्दी ही एवलिन ने डिस्कवर किया, यानी एवलिन को ये पता लगा कि शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स, कि वो कुछ खास सुरों को अपने बॉडी के अलग अलग हिस्सों में महसूस कर सकती थी. आई हैड लर्नड टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस. वो कहती है कि मैंने सीख लिया था अपने माइंड यानी अपने दिमाग और अपने शरीर को साउंड्स और वाइब्रेशंस यानी आवाज़ों और कंपनों के प्रति खोलना. यानी उसका दिमाग और उसका शरीर अलग अलग आवाज़ों और अलग अलग कंपनों के लिए खुल गया था. यानी उसको अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार के कंपन और अलग अलग प्रकार की आवाज़ें अलग अलग तरह से महसूस होने लगी थी. द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. और ये तो हुई नेचुरल बात, जो नेचुरली उसके बॉडी में फीलिंग आने लगी. लेकिन इसके अलावा जो एवलिन ने जो सक्सेस पाई है वो शेयर डिटर्मिनेशन मतलब बहुत ही ज़्यादा दृढ़ संकल्प और हार्ड वर्क ही था, यानी कठिन परिश्रम और संकल्प था, जिसके कारण एवलिन को इतनी सफलता मिली. She never looked back from that point onwards. और इसके आगे onwards मतलब आगे, उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. यानी कि जहाँ उसको ये अलग अलग सुर अपने शरीर में महसूस होने लगे, उस पॉइंट के बाद एवलिन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. उसने एक यंग ऑर्केस्ट्रा यानी कि वो बैंड, वो समूह था म्यूजिशियंस का ऑर्केस्ट्रा, जिसमें काफ़ी कम उम्र के लोग थे, उनके साथ उसने यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का टूर किया, यानी दौरा किया. और उस टाइम तक वो 16 साल की थी और उसने डिसाइड कर लिया था, उसने निश्चय कर लिया था कि वो म्यूज़िक को ही अपनी ज़िंदगी बनाएगी. शी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी. उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो है लंदन की, वहाँ पर उन्होंने ऑडिशन दिया. मतलब ऑडिशन का आप मतलब समझे एक परीक्षा के जैसा. तो वहाँ उन्होंने ऑडिशन दिया और उन्होंने उस एकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा अंक वो लेकर आईं. शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस.
और धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, वो उन्होंने मूव किया। मतलब जो ऑर्केस्ट्रल वर्क पहले करती थी, पहले जो म्यूजिशियंस होते थे कई सारे, उनके समूह में, उनके ग्रुप में वो परफॉर्म करती थी, उसके बजाय फिर उन्होंने धीरे धीरे सोलो परफॉर्मेंसेस देना शुरू कर दिया, यानी जिसमें अकेली एवलिन ही स्टेज पर परफॉर्म करती थी, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाती थी। At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. और जब उनका रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में, जिन्होंने 3 साल का कोर्स कंप्लीट किया, उस कोर्स के एंड में जब एवलिन आई, तो तब तक उन्होंने जो टॉप अवार्ड्स थे, सबसे उच्च जो उनके पुरस्कार थे, वो कैप्चर कर चुकी थी, यानी कि उनको वो प्राप्त कर चुकी थी। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम इसके अगले वाले वीडियो में, जो पार्ट 2 होगा, उसमें कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आई होप एवलिन की अब तक की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा एनकरेज कर रही होगी, क्योंकि अभी आप आगे भी बढ़ेंगे कि एवलिन ने कितने सारे बड़े बड़े अचीवमेंट्स अपने नाम पर कर लिए। और अगर एक इतनी सीवियर, इतनी सीरियस डिसेबिलिटी के बाद, यानी कि जिस व्यक्ति को सुनाई ही नहीं देता और वो व्यक्ति म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर ले और इतना आगे बढ़ जाए कि इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म करे, तो अगर एक डिसेबल्ड व्यक्ति इतना कर सकता है, तो जो नॉर्मल हैं, जिनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड लक, जय हिंद।